उफ, ये जालिम जमाना। एक टॉपिक को समझने के लिए न जाने कितने ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है, उनके मतलब को याद रखना पड़ता है। बहुत हेक्टिक हो जाता है ना? और इंग्लिश में तो और भी ज्यादा। मुद्दे की बात ये है कि जैसे जैसे हर टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिसे हम टर्मिनोलॉजीज कहते हैं, अगर उनको हम अच्छे से जान लें तो टॉपिक को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। आपने लास्ट वीडियो में कुछ वर्ड्स सुने थे सच एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बायलॉज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रमोटर्स एंड एक्सेट्रा। क्या आपको इन सब के बारे में कम्प्लीटली एंड क्लियरली पता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखना सो दैट आपको हमारे आने वाले वीडियोस को समझने में आसानी हो। ओके सो हमारा पहला वर्ड है इनकॉर्पोरेशन। देखो, सिंपली इनकॉर्पोरेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंपनी, एनी सिटी और एनी ऑर्गेनाइजेशन एज ए लीगल कॉर्पोरेशन, मतलब एक लीगल एंटिटी बनाना। ये बहुत सिंपल है, सो जस्ट कीप इट एज इट इज। देन वी हैव आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो तब बनता है जब आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, मतलब उसे लीगली रजिस्टर्ड करते हो, जिसमें कंपनी के ऑपरेशंस, कंपनी क्या करती है और क्या करेगी, उसके रिलेटेड सारे नियम कायदे लिखे होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये भी बताता है कि कंपनी के गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये डॉक्यूमेंट पूरी जानकारी देता है कि कंपनी किस तरीके से काम करेगी। इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन होगा कि कौन से टास्क किस तरीके से किए जाएंगे। इसमें यहाँ तक भी लिखा होगा कि कंपनी किस प्रोसेस से या किस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी और कौन से प्रोसेस से फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को हैंडल करेगी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को इसलिए आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी कहा जाता है। यूँ समझ लो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक यूजर मैनुअल है जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि प्रोडक्ट का मैनुअल उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है। द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब सुनो, मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से अलग होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि कंपनी को कैसे सेटअप करना है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर के बारे में भी बताता है, एंड द मीन्स बाय विच द मेंबर्स एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वेल, ऐसे इन दोनों में कोई एग्जैक्ट लीगल डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल दे आर प्रिपेयर्ड डिफरेंटली एंड हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस एंड यूजेज। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के उनके शेयर होल्डर्स के साथ के रिलेशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखता है, और ये पर्पस बताता है कि कंपनी फॉर्म क्यों हुई। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जा सकता है, और कंपनी और आउटसाइडर्स के रिलेशंस कैसे रहेंगे ये भी बताता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉजेस भी होते हैं सच एज नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज एंड एक्सेट्रा। फिर इसके बाद है इनकॉर्पोरेटर्स। इनकॉर्पोरेटर्स वो होते हैं जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को साइन करते हैं, जो उसे एक लीगली ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेशन बना देता है। या तो ये एक ही हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इनकॉर्पोरेटर्स या तो बिजनेस के अंदर का ही कोई सदस्य हो सकता है, या तो कोई ऐसा जिसे बस हायर किया गया हो टू कंप्लीट द इनकॉर्पोरेशन सच एज एन अटॉर्नी। इनकॉर्पोरेटर्स को प्रमोटर्स भी कहा जा सकता है। Incorporators are typically the actual owners of the business, but the incorporation of a company are not necessarily the same people who will own it. Also, they may initiate the idea, the business, and register it. Now, the next important terminology is board of directors. I think इनके बारे में मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। So, BOD is an elected group of individuals that represent shareholders. ये एक गवर्निंग बॉडी होती है जो अक्सर मिलती रहती है to decide the policies of the business operations. They handle the corporate management and oversight. We can also call them the decision makers. Well, there's a lot to know about the board of directors, but this basic information can help you further. So, the next one is registrar of companies. देखो, यहाँ स्पेसिफिकली इंडिया की बात करते हैं। सो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक ऑफिस होता है जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है। इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 एंड कंपनीज एक्ट 2013। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कुछ चीजों का ध्यान रखती है, जैसे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी के रेगुलेशंस, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की रिपोर्टिंग और भी बहुत कुछ। ये एक गवर्नमेंट बॉडी होती है। द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज लीगल एंटिटी। देखो, लीगल का मतलब तो आपको पता ही है। एंटिटी का मतलब वो चीज जो खुद की एक अलग पहचान रखती हो और इंडिपेंडेंट हो। सो यूजुअली वी से कि द कंपनी बिकम्स अ लीगल एंटिटी, मतलब क्या कि वो एक ऐसी पहचान बन गई है जो इंडिपेंडेंट भी है और कानून के दायरे में, मतलब लीगल भी है। सो
जब कंपनी लीगल एंटिटी बनती है तो उसके पास भी हम ह्यूमंस जैसे कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज आ जाती है, एक्सेप्ट वोटिंग या ऐसा कुछ जो सिर्फ हम इंसान ही कर सकते हैं, बीइंग अ सोशल एनिमल। अदरवाइज यू नो कि लीगल एंटिटी बनने से कंपनी की खुद की पहचान होती है, एज उसका एक नाम होता है। इवन उसके एक्सपेंसेस और इनकम उसके ओनर से या सीईओ से अलग होते हैं। वो खुद किसी के ऊपर लॉसूट दर्ज कर सकती है या उसको भी कोई स्यू कर सकता है। और भी बहुत से बेनिफिट्स या समझ लो फंक्शंस होते हैं कि लीगल एंटिटी बनने पर। द नेक्स्ट इज बायलॉज। देखो, बायलॉज कंपनी के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिससे कंपनी खुद के अपने इंटरनल अफेयर्स को ऑपरेट करती है। जैसे ही कंपनी बनती है उसके बीओडी सबसे पहले बायलॉज प्रिपेयर करते हैं जिसमें कंपनी के सारे रूल्स लिखे होते हैं एंड कंपनी और उसके एम्प्लॉयज उसी के हिसाब से कोई भी एडमिन वर्क प्रोसीड करते हैं। They are kind of the guiding principles for operating the business. Bylaws discuss issues like corporate officers, the board of directors' responsibilities, how they are elected, terms of office, how and when board of directors and shareholders meetings will be held, and how the board of directors functions and much more. यहाँ पे भी आपको क्लियर कर दूं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट्स थे जो रजिस्टर ऑफ कंपनी के यहाँ सबमिटेड हैं। उसमें भी बायलॉज जैसी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है बट नॉट इन डिटेल। और बायलॉज में वही चीज कट टू द पॉइंट और डिटेल में लिखी हुई होती है और ये कंपनी के पास भी रहती है, मतलब इसे कोई रजिस्ट्रेशन में यूज नहीं करना होता। सो इन शॉर्ट, योर कॉर्पोरेशंस बायलॉज आर ऑल अबाउट योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड हाउ दे मस्ट ऑपरेट टू रन द कंपनी। देन वी हैव द बिजनेस स्ट्रक्चर्स। ये बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का तो नाम सुना है, बट ये क्या है? देखो, बिजनेस स्ट्रक्चर मतलब आपका बिजनेस क्या होगा। मतलब यू नो, हम कंपनी के अलग अलग टाइप्स की बात करते हैं, लाइक 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये सब एक एक स्ट्रक्चर है। सो यू नीड टू डिसाइड कि आपको आपकी कंपनी के स्ट्रक्चर के हिसाब से खोलनी है और चलानी है। एंड अवर फाइनल टर्मिनोलॉजी फॉर टुडे इज लिमिटेड लायबिलिटी। देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि कंपनीज अलग अलग टाइप की होती है और हर बिजनेस टाइप में लायबिलिटीज अलग अलग होती है। सच एज सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप में लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों हो सकती है, और कंपनी में तो लायबिलिटी लिमिटेड ही हो जाती है। इसमें क्या है कि बात उनकी की जा रही है जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, बट इन कंटेक्स्ट ऑफ द कंपनी। तो ऐसा है कि लिमिटेड लायबिलिटी एक लीगल स्टेटस होता है जो बताता है कि कोई पर्सन की फाइनेंशियल लायबिलिटी कोई एक फिक्स सम तक ही सीमित है और मोस्ट कॉमनली वो उतनी ही होती है जितना उस पर्सन ने इन्वेस्ट किया होता है। तो सपोज अगर कंपनी स्यू हो जाती है बाय क्रेडिटर्स, तो वो क्रेडिटर्स कंपनी के एसेट्स से ही वसूली कर सकते हैं और वो एसेट्स अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स के पैसे की ही तो होते हैं। मतलब वो क्रेडिटर्स उस लिमिटेड अमाउंट को ही क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट द लायबिलिटी फॉर द कंपनी और उससे शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं कर सकते। वेल, दिस वर सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड देयर बेसिक मीनिंग्स। इफ यू वांट टू नो अबाउट एनी ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी इन डिटेल, then please comment below. I believe that you will definitely share this video to encourage our work. So, see you in the next video. तब तक के लिए bye bye.